कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं 12th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 10 लेकर के आया हूं। 12th बायोलॉजी में अभी जो टॉपिक चल रही है उस टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन अर्थात परागन। परागन दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागन, दूसरा परपरागन। सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो मैंने बना दी है। अगर नहीं देखे अभी तक तो जाकर के एक बार प्लेलिस्ट से देख लें। और दूसरा आज चर्चा होने वाला है क्रॉस पॉलिनेशन पर। दूसरा बाबू चर्चा होने वाला है क्रॉस पॉलिनेशन पर। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। अब जो दूसरा प्रकार है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागन, उस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा भी होगी इन डिटेल इन डेप्थ। आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे आज के खूबसूरत लाइन के साथ, मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। और मोटिवेशनल कोटेशन क्या है चलिए आपके सामने लिखा हुआ है, प्रस्तुत करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोटेशन क्या है? जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, दर्द सबके एक जैसे हैं, लेकिन हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो यह निर्भर करता है दोस्तों कि आप हताश होने वालों में से हैं या संघर्ष करने वालों में से हैं। तो कभी भी देखिए सर, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं सिलेबस सबकी समान है, किसी का सिलेबस अलग अलग नहीं है, सबकी सिलेबस समान है बाबू। अब किसी को नंबर 400 450 आ रहा है, किसी को 250 300 350 आ रहा है। तो यह निर्भर करता आपने कितनी मेहनत की। जितना आपने संघर्ष किया उतने ही मार्क्स की प्राप्ति हुई। और अगर आप संघर्ष करना छोड़ देते हैं मार्क्स में भी गिरावटें हो जाती है, मार्क्स में भी गिरावट हो जाती है। तो आप खिलाड़ी बेहतरीन है, जीवन में हताश नहीं होना है, जीवन में हताश होकर के बिखरना नहीं है, संघर्ष करके निखरना है। और आप लोग संघर्ष करके निखरने वालों में से एक हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन या इसी को कहते हैं परपरागन। क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागन। सवाल उठता है क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है या परपरागन क्या होता है, या परपरागन किसे कहते हैं? परपरागन दोस्तों किसे कहते हैं? तो ये मान लीजिए कोई पुष्प है, ये कोई पुष्प है, ध्यान से समझिए। ये परागकोश है और परागकोश में परागकण बनता है, परागकोश में परागकण बनता है। एक और हम दूसरा पुष्प बना देते हैं। यहां भी परागकोश में परागकण बना है, यहां भी परागकोश में परागकण बना है। ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले परागन क्या होता है? किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकल करके, किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया को परागन कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, परागन दो प्रकार का, एक स्वपरागन, दूसरा परपरागन। सवाल उठता है स्वपरागन किसे कहते हैं? तो वैसा परागन जिसमें किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागन कहते हैं। अर्थात यहां से निकले और यहीं पर चला जाए तो इसे स्वपरागन कहते हैं, और यहां से निकले और यहीं चला जाए इसे स्वपरागन कहेंगे। लेकिन अगर पादप अलग हो,
पादप अलग हो। तो परागन की वैसी विधि जिसमें किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके उसी जाति के किसी अन्य पादप के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो उसे पर परागन कहते हैं। ध्यान से सुनिए बाबू, पर परागन किसे कहते हैं? पर परागन किसे कहते हैं? तो परागन की वैसी विधि जिसमें किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके उसी जाति के किसी अन्य पादप के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो उसे हम पर परागन कहते हैं। आशा करते हैं आपको पर परागन क्लियर हो गया होगा, पर परागन समझ आ गई होगी। पर परागन निर्भर करता है, क्योंकि जब ये पर मतलब दूसरा, परागन मतलब जो परागन दूसरे के माध्यम से हो, दूसरा कोई भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। अर्थात पर परागन जिसके सहायता से होता है, अर्थात पर परागन में भूमिका निभाने वाले को, पर परागन में भूमिका निभाने वाले को कर्मक कहते हैं। चूंकि पर परागन में भूमिका निभा रहा है इसीलिए इसे पर परागन कर्मक कहते हैं। तो पर परागन में भूमिका निभाने वाले को पर परागन कर्मक कहते हैं। पर परागन में भूमिका निभाने वाले कर्मक को पर परागन कर्मक कहते हैं। और पर परागन कर्मक को इंग्लिश में एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। इसमें निर्जीव पदार्थ भूमिका निभाए, हो सकता है सजीव पदार्थ। तो पर परागन जो कर्मक है, कर्मक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक पहला जैविक कर्मक, बायोटिक फैक्टर, और दूसरा होता है एबायोटिक फैक्टर या अजैविक कर्मक। पहला होता है जैविक कर्मक, दूसरा होता है अजैविक कर्मक। तो अजैविक कर्मक में भी दो आएगा। सबसे पहला वायु, दूसरा आएगा जल। पहला होगा वायु, दूसरा होगा जल। इसमें क्या क्या आएगा? तो जैविक कर्मक में पहला कीट, दूसरा चमगादड़, पक्षी, घोंघा, सर्प, ये सब कौन सा? तो जैविक कर्मक है। जैविक कर्मक तो स्वपरागन नहीं होता है तब जाकर के पर परागन होता है। तो पर परागन के लिए अनुकूलन क्या क्या होगा? किस स्थिति में पर परागन संभव होता है? चलिए दोस्तों समझते हैं कि किस स्थिति में पर परागन संभव होता है। तो एडेप्टेशन, तो इसमें है पर परागन के लिए अनुकूलन। पर परागन के लिए अनुकूलन, एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन के लिए अनुकूलन। अब पर परागन के लिए अनुकूलन क्या क्या होता है? तो सबसे पहला पर परागन का अनुकूलन क्या है? सबसे पहला अनुकूलन है स्वयंबंध्यता।
सेल्फ स्टेरिलिटी। सवाल उठता है कि स्वयं बंध्यता किसे कहते हैं। सवाल उठता है देवियों और सज्जनों, भाई और बंधुओं, स्वयं बंध्यता होता क्या है, यह स्वयं बंध्यता किसे कहते हैं। तो यहां देखिए, अगर यहां से निकल करके अर्थात किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं। तो इसे बाबू कहते हैं स्वपरागन। अगर ये स्वपरागन नहीं हुआ, स्वपरागन नहीं, अगर मान लो कि किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकला और उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हुआ, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकला और उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हुआ, स्थानांतरित तो हो गया लेकिन यहां जाकर के अंकुरित ही नहीं हुआ। जब तक परागकण अंकुरित नहीं होगा तब तक निषेचन संभव नहीं होगा, अर्थात परपरागन संपन्न हुआ ही नहीं या स्वपरागन संपन्न हुआ ही नहीं, परागन संभव होता ही नहीं है। चलिए, तो स्वयं बंध्यता, जब किसी पुष्प के परागकोश से निकला परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होता है, अर्थात बाधित होता है, बंधित होता है, खुद के परागकण से परागित नहीं होगा, इसे बोलते हैं स्वयं बंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी। क्या बोलते हैं बाबू? सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं, इसे स्वयं बंध्यता कहते हैं। आशा करते हैं आपको स्वयं बंध्यता तक समझ आ गई हो, सेल्फ स्टेरिलिटी तक समझ आ गई हो, किन्हीं को यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मालवा, पिटूनिया। ये मालवा और पिटूनिया ऐसा पादप है जिसके, ये तो होता द्विलिंगी है, मान लीजिए होता द्विलिंगी है, लेकिन यहां से जो इसके स्त्री केसर इसके परागकोश से परागकण निकलेगा, इसके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होगा ही नहीं। जब इसके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होगा तो हम उसे कहते हैं इसमें स्वयं बंध्यता हुआ है। ये स्वयं बंध्य है, खुद से परागित नहीं हो रहा है, खुद से परागित नहीं हो रहा। तो कहता है ना कि अपना चीज का, खुद के चीज का कोई वैल्यू नहीं होता है। घर का मुर्गी दाल बराबर, घर का मुर्गी दाल बराबर, अर्थात इसका खुद का परागकण है लेकिन ये परागित होने के लिए तैयार नहीं है। पहला हुआ बाबू स्वयं बंध्यता, पहला क्या हुआ? स्वयं बंध्यता। दूसरा स्व अनिषेच्यता, दूसरा है स्व अनिषेच्यता। अनिषेच्यता किसे कहते हैं? यह स्व अनिषेच्यता क्या होता है? इसे बोलते हैं हरकोगेमी, इंग्लिश में बोलते हैं हरकोगेमी। बहुत ऐसे पादप है जिसके परागकण अगर यहां से निकला और इसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हुआ, पहुंच नहीं पाया, खुद में बहुत सारा ऐसा पुष्प परिवर्तन कर लिया है जिससे खुद के परागकण से परागित नहीं होगा, तो उसे हम अनिषेच्यता, उभयलिंगता कहते हैं। समझिए, बहुत इतना द्विलिंगी पुष्प है जिसमें संरचना में ऐसा परिवर्तन होता है जिसके कारण इसमें स्वपरागन संभव नहीं होता है, अर्थात इसी पुष्प के परागकोश से निकला परागकण इसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो रहा है, उसको परागित नहीं कर पा रहा है, उसे स्व अनिषेच्यता, उभयलिंगता कहते हैं। उभयलिंगता का एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा कैरियोफिलेसी, आर्किडेसी, एस्क्लेपियडेसी कुल के पादपों में। इन सब कुल के
पौधों में क्या पाई जाती है? स्व अनिषेचता उभयलिंगता पाई जाती है। स्व अनिषेचता उभयलिंगता पाई जाती है। तीसरा, जो पर परागण के लिए अनुकूलन या एडेप्टेशन है उसे कहते हैं हम भिन्न काल पक्वता। तो उसे कहते हैं हम भिन्न काल पक्वता। अब सवाल उठता है कि भिन्न काल पक्वता क्या है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइकोगेमी। भिन्न काल पक्वता को बाबू कहते हैं डाइकोगेमी। क्या कहते हैं? डाइकोगेमी कहते हैं भिन्न काल पक्वता। जैसे ये द्विलिंगी पुष्प है, मान लेते हैं ये द्विलिंगी पुष्प है। इस द्विलिंगी पुष्प में तभी परागण होगा जब परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों एक समय पर परिपक्व हो जाए। तो ऐसा अगर हो गया, परागकोश अलग समय पर परिपक्व हो रहा है और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र अलग अलग समय पर, अर्थात भिन्न भिन्न समय पर अगर परिपक्व हो रहे हो, भिन्न भिन्न समय पर अगर परिपक्व हो रहे हो, तो यहां पर स्वपरागण संभव नहीं होगा, अर्थात इस स्थिति में पर परागण ही होगा। भिन्न काल पक्वता भी दो प्रकार की होती है। भिन्न काल पक्वता भी बाबू दो प्रकार की होती है। कहोगे सर कौन कौन सा? पहला पुंपूर्वता, दूसरा स्त्री पूर्वता। इसे बोलते प्रोटेंडरी, प्रोटोगिनी। एक होता है प्रोटेंडरी, दूसरा होता है प्रोटोगिनी। पहला क्या होता है? प्रोटेंडरी, दूसरा होता है प्रोटोगिनी। पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता। ध्यान से देखिए, जब किसी द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर के परागकोश स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है। जब किसी द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर का परागकोश स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाता है तो उसे पुंपूर्वता कहते हैं। पुंपूर्वता में परागकोश पहले परिपक्व होगा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से। इसका एग्जाम्पल होगा सैक्सीफेग्रा कुल के पादप में, कुल के पौधा में। सैक्सीफेग्रा कुल के पौधा में, मैंने क्या बोला बाबू? सैक्सीफेग्रा कुल के पौधा में कौन सा क्या होता है? तो पुंपूर्वता पाई जाती है, अर्थात परागकोश स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होता है। परागकोश स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होता है। स्त्री पूर्वता किसे कहते हैं? स्त्री पूर्वता कहते किसे हैं? ध्यान से समझिए, जब किसी द्विलिंगी पुष्प में स्त्री केसर का वर्तिकाग्र, जब किसी द्विलिंगी पुष्प में स्त्री केसर का वर्तिकाग्र पुंकेसर के परागकोश से पहले परिपक्व हो जाए। स्त्री केसर का वर्तिकाग्र पुंकेसर के परागकोश से पहले परिपक्व हो जाए तो उसे हम स्त्री पूर्वता कहते हैं। तो उसे हम बाबू स्त्री पूर्वता कहते हैं।
प्रोटोगिनी कहा जाता है, प्रोटोगिनी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी वा रोजेसी कुल के पादप में, क्रूसीफेरी वा रोजेसी कुल के पादप में, क्रूसीफेरी वा रोजेसी कुल के पादप में स्त्री पूर्वता पाई जाती है। क्या पाई जाती है बाबू? स्त्री पूर्वता पाई जाती है, अर्थात इसका स्त्री केसर का वर्तिकाग्र पुंकेसर के परागकोश से पहले परिपक्व हो जाता है, पहले परिपक्व हो जाता है। अभी तक 3 अनुकूलन हुआ। सबसे पहला क्या था? स्वयंबंध्यता, दूसरा स्व अनिश्चितता, तीसरा भिन्नकाल पक्वता। अब जो चौथा अनुकूलन है उसे बोलते हैं विषम वर्तिकात्व, हेटेरो अस्टाइली, विषम वर्तिकात्व, या इसी को कहा जाता है हेटेरो अस्टाइली। ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए ये है और ये हो गया परागकोश, जब किसी द्विलिंगी पुष्प में या तो पुंकेसर अपने आकार में बहुत बड़ा हो जाए या पुंकेसर अपने आकार में बहुत बड़ा, उसकी अपेक्षा वर्तिका छोटी हो जाए, वर्तिका छोटी हो जाए, या फिर वर्तिका अपने आकार में बड़ी हो जाए, पुंकेसर छोटा हो जाए। दोनों स्थिति में स्वपरागन नहीं हो सकता। यहां से गिरने का यहां गिर जाएगा वहां, यहां पर अब इधर से गिरेगा नीचे, ऊपर तो जा नहीं सकता है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट तो जाएगा ही नहीं। ध्यान से समझिए, तो जब वर्तिका छोटी हो, इसे बोलते हैं लघु वर्तिकात्व, इसे बोलते हैं लघु वर्तिकात्व, इसे बाबू कहते हैं हम लघु वर्तिकात्व। इसे क्या कहते हैं? लघु वर्तिकात्व कहते हैं। और जब बड़ा होगा इसे बोलेंगे दीर्घ वर्तिकात्व, दीर्घ वर्तिकात्व। जब बड़ा होगा तो दीर्घ वर्तिकात्व, जब छोटा होगा तो लघु वर्तिकात्व कहते हैं। छोटा होगा तो बाबू से क्या बोलते हैं? लघु वर्तिकात्व कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होगा प्रिमुला वल्गेरिकस, प्रिमुला वल्गेरिकस एग्जाम्पल होगा। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन सीखिए, प्रिमुला वल्गेरिकस, प्रिमुला वल्गेरिकस। और ये जो प्रिमुला वल्गेरिकस है, प्रिमुला वल्गेरिकस है, इसमें विषम वर्तिकात्व की समस्या पाई जाती है, अर्थात या तो वर्तिका बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी। जब बहुत बड़ी होगी तो उसे हम दीर्घ वर्तिकात्व कहेंगे, और जब बहुत छोटी होगी तो उसे हम लघु वर्तिकात्व कहेंगे। तो अभी मैंने क्या समझाई आपको? पर परागन के लिए अनुकूलन। पर परागन के अनुकूलन कितने हैं? 4। पहला स्वयंबंध्यता, जब किसी पुष्प के परागकोश से निकला परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र अंकुरित नहीं होता है तो उसे स्वयंबंध्यता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मालवा पिटूनिया। और स्व अनिषेचता किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए, बहुत सारे द्विलिंगी पुष्प में जो पुंकेसर है उससे निकला परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर पर परागित नहीं होता है, पहुंच नहीं पाता है, उसे स्व अनिषेचता उभयलिंगता कहते हैं। जैसे कैलियोफिलेसी, आर्किडेसी, एस क्लिपियडेसी कुल के पौधों में। भिन्न काल पक्वता, जब पुंकेसर अलग समय में, स्त्री केसर अलग समय में परिपक्व होता है तो उसे हम कहते हैं भिन्न काल पक्वता।
इसमें दो विसंधि है, एक पुंपूर्वता दूसरा स्त्री पूर्वता, एक पुंपूर्वता दूसरा स्त्री पूर्वता। पुंपूर्वता किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में प्रोटेंडरी कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे? प्रोटेंडरी। जब किसी द्विलिंगी पुष्प में उसमें पुंकेसर के परागकोश स्त्री केसर के वर्तिका से पहले परिपक्व हो जाती है, उसे पुंपूर्वता कहते हैं। जैसे सेक्सीफेग्रा कुल के पौधों में, सेक्सीफेग्रा कुल के पौधों में। और दूसरा स्त्री पूर्वता, स्त्री पूर्वता। तो स्त्री पूर्वता जब किसी द्विलिंगी पुष्प में स्त्री केसर का वर्तिकाग्र पुंकेसर के परागकोश से पहले परिपक्व हो जाता है तो उसे हम कहते हैं स्त्री पूर्वता। जैसे क्रूसीफेरी व रोजेसी कुल के पादप में। यह था भिन्न काल पक्वता। चौथा और जो आखिरी है विषम वर्तिकात्व। चौथा और आखिरी जो है बाबू उसे कहते हैं विषम वर्तिकात्व। सवाल उठता है कि विषम वर्तिकात्व है क्या, यह विषम वर्तिकात्व किसे कहते हैं? तो जब किसी द्विलिंगी पुष्प में स्त्री केसर का वर्तिका पुंकेसर की अपेक्षा या तो बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो। जो बहुत छोटी होती है उसे लघु वर्तिकात्व और जो बहुत बड़ी होती है तो उसे दीर्घ वर्तिकात्व। इसका एग्जांपल हुआ प्रिमुला वल्गेरिकस, प्रिमुला वल्गेरिकस। मैंने आज चर्चा किया पर परागन क्या होता है और पर परागन के लिए अनुकूलन क्या है। पर परागन के लिए अनुकूलन क्या है मैं अगले एपिसोड में जो चर्चा करूंगा वो होगा पर परागन का प्रकार। पर परागन का प्रकार। तो अगले एपिसोड में मैं जो चर्चा करने वाला हूं पर परागन के प्रकार कौन कौन सा। सबसे पहला होगा वायु परागन। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे वायु परागन। दूसरा पढ़ाएंगे जल परागन। जल परागन भी दो प्रकार का, जल परागन भी दो प्रकार का। अधोजल परागन, अधिजल परागन। अधोजल परागन, अधिजल परागन। उसके बाद तीसरा कीट परागन, चौथा चमगादड़ परागन, पांचवा पक्षी परागन, छठा घोंघा परागन, सर परागन, चींटी परागन, हाथी परागन। कई प्रकार के जो मूलतः आपके बुक में लिखा हुआ मिलेगा। कीट, चमगादड़, पक्षी, घोंघा ये मिलेगा और वायु मिलेगा, जल मिलेगा। जल भी दो प्रकार का, अधोजल, अधिजल। अधोजल और अधिजल। तो इस पर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बायोलॉजी महाराज सर के साथ।